Hello friends, welcome to Danlo. In today's lecture series, we are going to study constitutional guidelines to protect and improve environment. Means constitutional provision किसके लिए protection of environment को लेकर. Okay, if you haven't subscribed my channel, then please subscribe. Lecture can be long. Keep patience. Okay, things to study here like Article 48A and Article 51A for environment protection. Means Article 48A जो है और Article 51A है environment protection को लेकर, ये पढ़ने वाले हैं यहाँ पे. Article 21 का जो प्रोविज़न है environment protection को लेकर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. स्कोप ऑफ Article 32 जो बताया गया है उसके बारे में भी जानेंगे केस लॉ के साथ. इंटरप्रिटेशन ऑफ Article 19 Clause 1 सब Clause G ऑफ द Constitution of India in relation to environment, वो भी जानेंगे. मीन्स आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ये भी पढ़ने वाले आज. एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL एनवायरमेंट मैटर्स को लेकर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द फ्यू कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड विच ऑब्लिगेट्स सिटीजन्स एज वेल एज स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट. ओके, मीन्स इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर ये जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बात करता है एक वर्ल्ड में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की जो प्रोविज़न है अपने आर्टिकल के अंदर मेंशन किया है. ओके, सो इट इज़ अ कमिटमेंट फॉर अ कंट्री वेडेड टू द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट. So the Indian Constitution contains specific provisions for the environment protection under directive principles of state policy, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड सेंटर स्टेट रिलेशन. ओके, मीन्स DPSP के अंदर है भी है, जो कि DPSP एज यू नो DPSP आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में DPSP की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 48A स्पेसिफिकली बात करता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को लेकर, जैसे कि मैंने बताया था आपको. ओके, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. एंड जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो आर्टिकल 51A जो कि बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़. सो आर्टिकल 51A में बेसिकली 11 क्लॉजेज हैं, लाइक A to J तक, K तक है, A to K तक है. सो आर्टिकल 51A जो है ना, इसके G क्लॉज जो है ना, ये बात करता है बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर. सो यहाँ पे मेंशन किया गया है बेसिकली. ओके, एंड सेंटर स्टेट रिलेशन. सो आर्टिकल 48A and Article 51A for environment protection. Okay, so Article 48A lays down that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife of the country. Okay, Article 48A में basically mention किया गया है कि environment जो है को सेफ गार्ड करने के लिए, लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. फर्दर आर्टिकल 51A क्लॉज जी लेज डाउन दैट इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी, तो यहाँ पे करा है कि 51A क्लॉज जी, याद रखना 51A क्लॉज जी लेज डाउन दैट इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ. रिमेंबर 51A क्लॉज जी में बात करता है फॉरेस्ट के बारे में, लेक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में. फॉरेस्ट के बारे में, लेक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में. 51A क्लॉज जी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. ओके, एंड टू हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स ऑफ द कंट्री. 51A आर्टिकल जब पढ़ना चाहोगे आप तो फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें उसकी प्रोविज़न दी गई है 51A क्लॉज जी में. ओके, both these provisions not only highlight the national consensus on the importance of environment protection but also lay the foundation for a judge induced and judge led and judicially administered jurisprudence of environment protection in the country. okay, इसकी चीज़ें बहुत जगह पे दी गई है. ओके, सो केस लॉ है यहाँ पे. In Sachidanand Pandey versus State of West Bengal, the Supreme Court of India was required to answer what would be its role when it is confronted with policy matters and fundamental duties regarding environment. अगर regarding environment की अगर बात होती है तो क्या रोल होगा. फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहीं भी जो भी मतलब प्रोविज़न दिया गया है, क्या इसका रोल होगा. जन जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ऑब्जर्व्ड इन दिस केस वेदर अ प्रॉब्लम ऑफ इकोलॉजी इज बॉट बिफोर द कोर्ट. मतलब जब कभी भी प्रॉब्लम ऑफ इकोलॉजी कोर्ट के सामने आएगा, देन कोर्ट ये दिमाग में रखेगी कि मतलब आर्टिकल 48A जो है और आर्टिकल 51A क्लॉज जी है, उसको देखना पड़ेगा. ओके, मीन्स वेन एवर अ प्रॉब्लम ऑफ इकोलॉजी इज बॉट बिफोर द कोर्ट इज बॉन्ड टू बियर इन माइंड आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 51A क्लॉज जी
okay, which proclaims it to be the fundamental duty of every citizen of India to protect and improve natural environment, जो कि बताया गया था 51A क्लॉज जी में कि टू प्रोटेक्ट लाइक इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और वो इंक्लूड किस चीज़ से करता है, लाइक फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एज आई सेड इट बिफोर, पहले मैंने कहा था, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स. सो व्हेन द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन टू गिव इफेक्ट to the directive principles and fundamental duties, the court is not to shrug its shoulder and say that priorities are a matter of policy and so it is a matter of policy making authority. मतलब ये नहीं है कि कोर्ट मतलब कोर्ट अपना शोल्डर को लिफ्ट कर लेगी और कहेगी कि मतलब ये प्रायोरिटी ऑफ मैटर जो पॉलिसी है ये मैटर पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी का है. ओके, सो ये आर्टिकल 48A में जो दिया गया है और आर्टिकल 51A क्लॉज जी में जो दिया गया है वो प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है. वो प्रोविज़न जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर है और जो इंक्लूड किया है फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना है. ओके, एंड 48A में एज यू नो लाइक द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. ओके, उसमें भी वही बात करता है. सो जैसे कि पता है कि 48A जो आता है वो आता है DPSP के अंदर, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के अंदर उसे पार्टिकुलरली 48A में मेंशन किया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, और 51A जो है बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जो कि पार्ट 4A के कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आता है, सॉरी. सो उसका 51A क्लॉज जी को आपको पढ़ लेना है, ठीक है. Now in the case of in Kilkari Devi versus State of Himachal Pradesh, All India Record 1988 HP4. So the Himachal Pradesh High Court reiterated, उसने दोहराया in Kilkari Devi versus State of Himachal Pradesh. Remember this case. So in this case like Himachal Pradesh High Court reiterated that in Article 48A and 51A clause G there is both a constitutional pointer to the state and a constitutional duty of the citizens not only to protect but also to improve the environment. कि मतलब एक यहाँ पे दिया है कि आर्टिकल 48A और 51A क्लॉज जी में जो बताया गया कि यहाँ पे मतलब दोनों है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंटर भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है सिटीजन्स का. मतलब एक तो इसमें प्रोविज़न इंक्लूडेड है, ठीक है, और ये एक ड्यूटी भी बनता है, ठीक है, क्योंकि 48A में क्या बताता है, 48A जो बात करता है फंडामेंटल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, तो यहाँ पे लेज डाउन करता है डेट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट. मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंटर भी है और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन है आर्टिकल 51A क्लॉज जी में, जो कि बात करता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट, ओके, वाइल्ड लाइफ जो भी है इसमें मेंशन. Okay, so it is the constitutional duty of the citizens not only to protect but also to improve the environment and to preserve and safeguard the forest like the flora and fauna. Remember जो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, rivers, lakes and all other water resources of the country. The neglect or failure to avoid by the pointer or to perform the duty is nothing short of the betrayal of the fundamental law. So which the state and indeed every Indian, मतलब जोर देते हुए कहा गया है कि मतलब जितने भी इंडियंस हैं हाई ऑफ लॉ इज बाउंड टू अपहोल्ड एंड मेंटेन, अदरवाइज द कोर्ट कैन नॉट रिमेन अ साइलेंट स्पेक्टेटर. कोर्ट केवल देखते नहीं रहेगी, दर्शक के रूप में देखते नहीं रहेगी, जो गलत करेगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, मतलब उसमें अगर भागीदारी नहीं निभा रहा है, अगर वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी. ओके, टू इंश्योर द अटेनमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, सो द कोर्ट कैन इंटरवीन इफेक्टिवली बाय इशूइंग एप्रोप्रिएट रीड्स, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस. ओके, सो सेकंड टॉपिक जैसे कि बताया था आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. ओके, सो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. So Article 21 basically बात करता है पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेकर. एज यू नो यहाँ पे बहुत एक फेमस केस है लाइक केस पुट्टू स्वामी, लाइक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी एज एन इंटीग्रल पार्ट. वो तो बात की बात है, लेकिन आर्टिकल 21 बात करता है मतलब
लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को लेकर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेकर। सो राइट टू इन्वायरमेंट जो है ना, वो भी एक तरीके से एक इसी के अंदर आता है। सो आर्टिकल 21 को क्या कहा गया यहाँ पे पढ़ते हैं। द राइट टू लाइफ इज़ अ नेगेटिव राइट, ओके, एंड नॉट अ पॉजिटिव सेल्फ एग्जीक्यूटरी राइट। ये एक निगेटिव राइट की तरह आता है। एंड द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड दिस निगेटिव राइट इन टू वेज। दो तरीके से इसको बताया गया है। पहला बताया गया लाइक एनी लॉ अफेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी शुड बी रिजनेबल, फेयर एंड जस्ट। मीन्स कोई भी राइट है पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट कर रहा है, ओके, मतलब पर्सनल जो आज़ादी है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो वो रिजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतलब कि द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड दिस नेगेटिव राइट इन टू वेज। फर्स्ट, एनी लॉ अफेक्ट personal liberty should be reasonable, fair and just. Secondly, come to second one. Secondly, the court recognized several unarticulated liberties that were implied by Article 21. Okay, ये कोर्ट लाइक रिकॉग्नाइज करेगा अनआर्टिकुलेटेड लिबर्टीज जो है that were implied by Article 21. So it is by this second method that the Supreme Court interpreted this right to life and personal liberty to include right to environment. Further, right to environment was interpreted in two ways. Like अभी क्या है, लाइक सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड किया लाइक द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो इंक्लूड करता है राइट टू इन्वायरमेंट, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। ये बहुत वाइड है, ओके, देखने में छोटा लगता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन एक ये बहुत वाइड है। और जैसे कि आखिरी में लिखा हुआ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ओके, सो इसको समझना है। इसमें क्या है कि फर्दर द राइट टू इन्वायरमेंट वाज इंटरप्रेटेड इन टू वेज, राइट टू होलसम environment and right to livelihood of people. Okay, right to wholesome environment and right to livelihood of people. Okay, ये दोनों बात करता है कि होलसम ऑफ इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर बात करता है और लाइवलीहुड ऑफ पीपल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से ही ये जुड़ा हुआ है, राइट टू इन्वायरमेंट या फिर राइट टू लाइवलीहुड ऑफ पीपल। ओके, क्लीन इन्वायरमेंट सबको चाहिए। सो लीडिंग केस लॉ में है एक केस लॉ है रूरल लिटिगेशन एंड इंटरटेनमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1985, सुप्रीम कोर्ट 652, ऑल्सो नोन एज देहरादून मसूरी हिल्स क्वेरिंग केस। देहरादून मसूरी हिल्स क्वेरिंग केस के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट, सबसे पहले फैक्ट पे आते हैं, इस केस का फैक्ट क्या है। फैक्ट ऑफ दिस केस इज लाइक इन दिस केस द रूरल लिटिगेशन एंड इंटरटेनमेंट केंद्र देहरादून NGO, एक NGO है, ठीक है, एंड अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स रोड टू द सुप्रीम कोर्ट। एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो है ना सुप्रीम कोर्ट को लिखा अगेंस्ट द प्रोग्रेसिव माइनिंग, बहुत बड़े पैमाने पे माइनिंग हो रहा था वहाँ पे, विच डिन्यूड द मसूरी हिल्स ऑफ ट्रीज, जो वहाँ का फॉरेस्ट था, ट्रीज था, उसके जो मतलब सॉइल इरोजन को मतलब एक्सेलरेट करा था, तो और लैंड स्लाइडिंग का जो मामला आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि देहरादून में जानते हो कि कैसा मतलब वो उसका लैंड है, और वहाँ पे जैसे ही मतलब यहाँ पे बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट और ट्रीज़ को काटा गया, और काटा नहीं गया, बेसिकली माइनिंग हो रहा था, तो माइनिंग हो रहा था, फॉरेस्ट ट्रीज़ वो मतलब अपने आप मतलब अपना जो एक तरीके से लैंड है वो छोड़ रहा था माइनिंग की वजह से। सो like the hills trees and Mussoorie hills of trees and forest cover and accelerated the soil erosion, resulting in landslides and blockage of underground water canals which led many rivers and springs in the valley. So the court ordered the registry to treat the letter and as a writ petition under article 32 of the constitution. अब क्या है कि देखिए यहाँ पे बात किया जाता है एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन। ये एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन होता क्या है? तो ये जुरिडिक्शन होता है इन विच कोर्ट हैज़ पावर, मीन्स कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो कन्वर्ट करे किसी भी लेटर हो ना, किसी के द्वारा या किसी नंबर ऑफ मेंबर्स या सिटीजन्स के ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के द्वारा लिखा गया लेटर है, तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा किस चीज़ में, रीट पिटीशन में, उसको रीट की तरह उसको लेगा। मीन्स द कोर्ट like the court power by which the Supreme Court can convert any letter which has been addressed to it by any person like group of citizens, like यहाँ पे बताया गया, okay, into a writ and hear the matter, okay. So initially the court appointed an expert committee to advise the bench on technical issues on the basis of report of the committee, and the court ordered the closure of number of limestone quarries जो हो रहा था बड़े पैमाने पे, उसको मतलब बंद करने के लिए एक नोटिस दिया गया, मतलब एक तरीके से रीट पिटीशन इसलिए कमिटी बैठाया गया, ओके। एंड द कोर्ट ऑब्जर्व, सो दिस इज़ द फर्स्ट केस ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री इन्वॉल्विंग इशूइंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड
ecological balance, and the question rising for the consideration are to grave moment and significance not only to the people residing in the Mussoorie Hill Range, okay, but also in their implication to welfare of the generality of the people living in that country, okay, not for only the people who living in that country but for the लाइक वहाँ पे जो मतलब एक इकोसिस्टम था वो भी तो बर्बाद हो रहा था. देर इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड देर इज़ लाइक इन अ लार्ज स्केल देर इज़ अ लैंड स्लाइडिंग ड्यू टू विच द प्लांट्स ट्रीज एवरीथिंग इज लाइक हर चीज़ को डैमेज कर रहा था वो. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट did not make any references to the basic article like article 48A, the object of which is sought to achieve, not did the Supreme Court articulated any fundamental right especially infringed. So जैसे कि बात किया जाए यहाँ पे आर्टिकल 48 की अगर बात करें तो आर्टिकल 48A क्या बात करता है? आर्टिकल 48A बात करता है कि प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, मतलब वो इम्प्रूव करे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. आर्टिकल 51A क्लॉज जी की अगर बात करें तो वहाँ पे बात करता है कि मतलब फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स हर चीज़ को सेफगार्ड करना है. ओके, सो there is like article 32 presupposes the infringement of fundamental rights. It is submitted that the disturbance of ecology and pollution of water, air, like देखिए यहाँ पे क्या है, disturbance of ecology, pollution of water, air, environment by reason of quarrying operation definitely affect the life of the person and thus involves the violation of right of the life and personal liberty. जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें होंगी बड़े पैमाने पे, पेड़ काटा जाएगा, पानी गंदा हो रहा है, इकोलॉजी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाएगा, लाइफ डेंजर में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 की वायलेशन हो जाएगी. आर्टिकल 21 मतलब यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि सीधे मिलता है, एक इंटीग्रल पार्ट है, और ये मतलब इंक्लूडेड है राइट टू इन्वायरमेंट. ओके, सेफ इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट सबको मिलना है. मीन्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ फॉर द इन्फ्रिजमेंट ऑफ दिस राइट टू लाइफ दैट द सुप्रीम कोर्ट entertained the petition under article 32 of the constitution. ओके, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एंटरटेन किया क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही थी, क्योंकि राइट टू लाइफ और राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है. और राइट टू लाइफ कैसे अफेक्ट हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि वाटर को पॉल्यूट किया जा रहा था, एयर को पॉल्यूट किया जा रहा था, इकोलॉजी भी खत्म हो रहा था, डिस्टर्बेंस था इकोलॉजी. देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजी ड्यू टू लाइक माइनिंग, जो वहाँ पे माइनिंग, लाइमस्टोन की माइनिंग हो रही थी, बड़े पैमाने पे खनन हो रहा था वहाँ पे. ओके, सो डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज हियर. द कोर्ट डायरेक्टेड दैट ऑल द माइंस इन द देहरादून वैली रिमेन क्लोज्ड. कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जितने भी माइन है देहरादून में उसको क्लोज किया जाएगा एक्सेप्ट 3 ऑपरेशंस. ओके, सो द कोर्ट कंक्लूडेड दैट द कंटिन्यूड माइनिंग इन द वैली वायलेटेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसकी वायलेशन भी कहीं ना कहीं हो रही है. एंड द कोर्ट इशूड ऑर्डर टू द रीफॉरेस्ट द वैली. एंड द कोर्ट ये भी ऑर्डर दिया कि मतलब जो भी बड़े पैमाने पे पेड़ और इकोलॉजी का जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसको मतलब वो करना है, मतलब उसको दोबारा उसी तरीके से मतलब रीफॉरेस्ट करना है एक तरीके से. ओके, दोबारा उसी तरीके से उसको बनाना है, ट्रीज़ लगाना है, और जो इकोलॉजी डिस्टर्बेंस हुआ है उसको भी मेंटेन करके चलना है. सो द कोर्ट वाज आल्सो कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द माइंस ऑपरेशन एंड वर्कर्स लिफ्ट अनएम्प्लॉयड बाय द क्लोजर ऑफ माइंस. एंड इट इज़ लाइक इट ऑर्डर्स दैट सच leases be given priority for the leases in new areas open to the limestone mining. अब यहाँ पे कोर्ट ने कंसर्न किया कि वेलफेयर ऑफ माइन ऑपरेशन है ना, वर्कर्स जो मतलब बहुत सारे वर्कर मतलब अनएम्प्लॉयड हो गए क्लोजर ऑफ माइन, जैसे ही माइन क्लोज हुआ तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो भी लीज था उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, और जो भी मतलब दूसरे एरिया में, कहीं न्यू एरिया में जहाँ पे भी लाइमस्टोन माइनिंग हो रहा है वहाँ पे इनको जॉब दिया जाए, and the workmen to be provided employment in the afforestation programs in the region. Okay, now the next case law is Sri Ram gas leak case, MC Mehta versus Union of India. और MC मेहता लाइक PIL का यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि MC मेहता इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर जो इंडिया में जो केस लॉ है MC मेहता का सारे इंपॉर्टेंट है. तो इसमें 3 कैटेगरी में केस लॉ को बांटा गया है MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया को 1987 में, क्योंकि इसमें 3 केस लॉ है तो तीनों का अलग अलग महत्व है. और इसमें आर्टिकल 32 जो है उसका स्कोप को बताया गया है कि क्या स्कोप है, लेकिन अभी तो पढ़ेंगे MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. फर्स्ट केस जो है 1987 का केस नंबर क्या 985 वाला. सो फर्स्ट केस यहाँ पे बात करता है रीट पिटीशन वाज फाइल्ड बाय MC मेहता, सोशल एक्टिविस्ट लॉयर. ही साउट क्लोजर ऑफ श्री राम
industries as it was engaged in manufacturing of hazardous substance and located in the densely populated area of Kriti Nagar, New Delhi. Okay, which the petition was pending on the 4th and 6th December 1985. So there was a leakage of oleum gas from one of its unit which caused the death of an advocate and affect the health of several people. So this is about like a रीट petition which is filed by MC Mehta who is social activist और लॉयर, जैसे कि बताया मैंने आपको. और ये श्री राम इंडस्ट्री वहाँ पे जो कृति नगर न्यू दिल्ली में स्थित है तो वहाँ पे था और मतलब हैजार्डस सब्सटेंस में डील कर रहे थे. तो ओलियम गैस के लीक की वजह से वहाँ पे एक डेथ हो जाती है एडवोकेट की और फिर सेवरल अदर्स लोग इस हैजार्डस जो गैस है उससे क्या इंडस्ट्री से क्या है कि ग्रसित थे. सो इशू क्या था, मेन इशू क्या था यहाँ पे, उस पे आते हैं. सो फर्स्ट इशू इज़ अराइजेस. जो मेन इशू अराइज हुआ ए बी सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया. ए जो है कह रहा है यहाँ पे वेदर सच हैजार्डस इंडस्ट्री बी अलाउड टू ऑपरेट इन सच एरिया, क्या अलाउ करना चाहिए उस एरिया में उस तरीके का डेंजरस इंडस्ट्री, हैजार्डस इंडस्ट्री, जानलेवा इंडस्ट्री जो उस एरिया में है उसको अलाउ करना चाहिए. बी बात कर रहे हैं लाइक दे आर अलाउड टू ऑपरेट इन सच एरिया, अगर वो मतलब अलाउ करना है तो वेदर एनी रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी इवॉल्व, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी होना चाहिए. एंड सी इज़ लाइक लाइबिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हाउ टू बी डिटरमाइन, कि जो लाइबिलिटी होगा अमाउंट ऑफ कंपनसेशन होगा वो कैसे डिटरमाइन होगा. ओके, सो डिसीजन फर्स्ट केस का ये है. इसमें 3 केस है MC मेहता का. लाइक केस नंबर 985 की बात कर रहे हैं अभी. ओके, सो इसमें बताया गया डिसीजन like the court held that a state can impose restrictions on manufacturing of hazardous substance. Okay, the court can impose restriction on manufacturing of hazardous substance. Okay, so in order that people have right to live in clean environment, because right to live in clean environment is a fundamental right. Okay, जो कि आर्टिकल 21 की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ओके, सो nowhere a specific reference to Article 21 was made. Several conditions were laid down under which industries of a hazardous products could be allowed to start. Okay, so Article 21 was made as several conditions which laid down under which industries of hazardous product could be allowed to start. And comments is here like this case raised some seminal question considering the scope and ambit of Article 21 and Article 32 of the Constitution and also enlarge the scope of right to live and clean environment. अब देखिए यहाँ पे स्कोप ऑफ 32 को आगे बढ़ाया गया. देखिए 32 क्या है, 32 स्कोप क्या बताता है, 32 बात करता है रीट का. ओके, 32 बात करता है बेसिकली यहाँ पे कि मतलब रीट इशू होता है तो उसके बारे में आर्टिकल 32 बात करता है. लेकिन आर्टिकल 32 के बारे में अगर वाइड में जानना है कि लाइक ये रिमेडी प्रोवाइड करता है, एज यू नो डैट कि रिमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट जो कन्फर्ड है इसमें, लाइक राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग. कभी भी अगर इन्फोर्समेंट करना राइट जो भी कन्फर्ड है कि किसी का अगर फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है तो मतलब रीट जो होगा इंक्लूडिंग बहुत तरह के रीट होते हैं लाइक हेविस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, कोबा, रेंटो, सेचुरोरी. तो इसके बारे में तो नहीं जानते. आर्टिकल 32 में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है पर ये स्कोप ऑफ 32 को थोड़ा वाइड कर दिया. ओके, लेकिन आर्टिकल 21 तो आपको समझ में आ गया इसमें कि आर्टिकल 21 क्या बात करता है. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, तो राइट टू लाइफ और क्लीन एनवायरनमेंट जो है इसी के अंदर आएगा. तो फंडामेंटल राइट की तो वायलेशन हो ही रही है. ओके, सो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट केस था उसका डिसीजन आया. उसमें ये बताया गया कि मतलब जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बड़े पैमाने पे हैजार्डस थिंग का वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया में, दैट शुड बी स्टॉप, दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. और आगे बताया गया सेकेंड केस में लाइक इट modified some of the conditions which were laid down by the Supreme Court in first case for restraining of the industries which Supreme Court ordered to be closed. As you know, लाइक ओलियम गैस की जहाँ तक बात करें वो सल्फनेशन प्रोसेस के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है. उसका बहुत लाइक नायलॉन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन ऑफ डाइज वगैरह रंगों को बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है ओलियम का. सो इट इज़ क्वाइट हैजार्डस. ओके, टू मच डेंजरस. विच शुड नॉट बी, देयर शुड बी नॉट बी एनी इंडस्ट्री विच शुड बी इन अ लाइक अ थिकली पॉपुलेटेड एरिया. सो ये ध्यान में रखते हुए उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया और क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री का मतलब ऑर्डर दिया गया. एंड थर्ड केस में ये बताया गया इशूज अराइज हुआ यहाँ पे. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बेसिकली बात करता है वो
एब्सोलूट लाइबिलिटी का, एज यू नो यू हैड स्टडीड इन लाइक लॉ ऑफ टॉट और आईपीसी में पढ़ोगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एब्सोलूट लाइबिलिटी क्या होता है, तो वो रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल हो या फिर एमसी मेहता रूल हो, ये दोनों को पढ़ना पड़ता है। रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल में आपको एक्सेप्शन प्रोवाइड किया जाता है। लाइक यहाँ पे इशू पहले देख लेते हैं। इशू अराइज हुआ इन दिस केस, 3 इंपॉर्टेंट इशूज वर अराइज्ड। फर्स्ट वन इज द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल। पहला अराइज हुआ यहाँ पे कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ओके, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, आई मच यू ऑल आर अवेयर। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ओके, तो अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो कि रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल को बताता है। एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 32 है उसका स्कोप क्या होगा। एंड इशू ऑफ कंपनसेशन टू बी अवॉर्डेड, क्या कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाएगा। अगर मान लिया जाए हैजार्डस इंडस्ट्री सेटअप है थिकली पॉपुलेटेड एरिया में, देन व्हाट शुड बी द कंपनसेशन एंड हु विल पे द कंपनसेशन। ये मैटर करता है ना कि कितना कंपनसेशन अवॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, यहाँ पे स्कोप ऑफ आर्टिकल 32 तो पढ़ेंगे ही। आर्टिकल 32 के स्कोप पे आते हैं। सबसे पहले स्कोप ऑफ आर्टिकल 32, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट अपार्ट फ्रॉम इशूइंग डायरेक्शन इट कैन अंडर आर्टिकल 32 फोर्स न्यू रेमेडीज एंड फैशन न्यू स्ट्रेटजीज डिजाइन टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। सो द पावर अंडर आर्टिकल 32 इज नॉट like confined to be preventive measures when fundamental rights are threatened। मतलब एक ये नहीं कि fundamental right threaten हुआ है preventive measure के लिए to be violated, but it extend to remedial measure when the right are already violated, like बदुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में है, लाइक का पढ़ा होगा वहाँ पे। लाइक द कोर्ट हाउएवर दैट इट हैज़ पावर टू ग्रांट रिमेडियल रिलीफ इन अप्रोप्रिएट केसेस, दैट इज वेयर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज अ ग्रॉस एंड पेटेंट एंड अफेक्ट्स द पर्सन्स ऑन लार्ज स्केल और वेयर अफेक्ट द पर्सन्स आर पुअर एंड बैकवर्ड। देखिए आर्टिकल 40 लाइक आर्टिकल 32 बहुत बहुत वाइड है अपने आप में ही, क्योंकि आर्टिकल 32 केवल ये बात नहीं करता कि मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लाइक अगर फंडामेंटल राइट की वायलेशन बड़े पैमाने पे हो रही है तो कहीं ना कहीं इसको देखा जाएगा कि फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है बड़े पैमाने पे, ग्रॉस लेवल पे, एंड देयर इज़ द थ्रेटन टू द लाइफ ऑफ द पीपल। और यहाँ पे अगर वायलेशन हो रहा है लाइक बड़े पैमाने पे तो कहीं ना कहीं ये जो जाता है कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, और यहाँ पे उपचार के लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट एक्शन लेगी। ओके, लाइक द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव अ पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रेट। ओके, लाइक 32 क्लॉज 2 अगर पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है लाइक सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रीट्स। रीट्स इंक्लूड क्या क्या होता है पता ही है, लाइक और देयर शुड बी नो एनी प्रेजुडिस टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट। लाइक पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो 32 क्लॉज 1 में दिया गया है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और क्लॉज 2 में 32 का दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ऑर्डर इशू करने का, रीट वगैरह का। तो वो चीज़ें बताई गई है यहाँ पे, मतलब ये प्रेजुडिस नहीं होगा, मतलब किसी मतलब एक साइड को लेकर नहीं, मतलब पक्षपात नहीं किसी के साथ किया जाएगा। ओके, सो बी जो इशू था राइज हुआ था इसमें कि वो विच रूल टू बी फॉलोड, एब्सोल्यूट लायबिलिटी और रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल। ओके, कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी को फॉलो किया जाएगा या फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब एमसी मेहता रूल को फॉलो किया जाए। एमसी मेहता तो बाद में रूल बना ना, पहले एब्सोल्यूट लायबिलिटी को फॉलो किया जाए या फिर रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल को फॉलो किया जाए। ओके, सबसे पहले आपको ये जानना है कि रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल होता क्या है। देखो रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर में क्या था कि यहाँ पे एक्सेप्शन है। रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर का केस भी एक बार समझ लो आप। रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर का केस में क्या हुआ था कि एक फ्लीचर था, उसका रिजर्वायर था, ठीक है, रिजर्वायर यानी वाटर कंटेन करता है रिजर्वायर। ओके, और जो कि यहाँ पे क्या है कि नीचे क्या था, कोल माइंस था। किसका, मतलब यहाँ पे कोल माइंस किसका था, रिलायंस का, और फ्लीचर का रिजर्वायर था। ओके, तो कोल माइंस में पानी चला जाता है, फ्लीचर का जो रिजर्वायर होता है उससे पानी लीकेज होकर कोल माइंस जो कि कौन ऑन करता है, ये कोल माइन रिलायंस का, वहाँ पे पानी चला जाता है और उसका मतलब उसे नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब बताया गया इस केस में कि मतलब कुछ भी चीज़ एक्सकेप कर रहा है और सामने वाले को नुकसान कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से रॉन्ग है। ओके, तो इसके लिए मतलब लाइबिलिटी देना पड़ेगा। देयर इज शुड बी अ लाइक एसेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की अगर बात करें, वहाँ पे डेंजरस थिंग मेंशन होता है कि कोई भी चीज़ अगर डेंजरस थिंग में आप डील कर रहे हो वहाँ पे, या फिर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कि मतलब वहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया को नुकसान करेगा। ओके, तो उसमें आपको लाइबिलिटी देना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ एस्केप कर रहा है जो कि डेंजरस थिंग है, आपके एरिया से एस्केप करके, मतलब आपका जो एरिया है बाउंड्री है उससे एस्केप करके किसी को नुकसान पहुंचा रहा है,
हाँ, तो उसमें भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और इधर यू आर डूइंग नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, मीन्स यू आर यूजिंग द लैंड फॉर नॉन नेचुरल वे, इन अ नॉन नेचुरल वे यू आर यूजिंग दैट लैंड, तो उस केस में भी आपको मतलब कंपनसेशन देना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये हुआ कि एनीथिंग विच इज एस्केप्ड फ्रॉम योर बाउंड्री, ओके, विच इज़ हैजार्डस, देन यू विल हैव टू पे फॉर दैट, मतलब कंपनसेशन मीन्स कंपनसेशन यू हैव टू पे फॉर दैट। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि देखो, रेनल्ड वर्सेस फ्लीचर रूल में एक फ़ायदा था जिसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज के नाम से भी जाना जाता है, रेनल्ड वर्सेस फ्लीचर रूल। तो उसमें एक था कि यहाँ पे एक्सेप्शन है बहुत बड़े पैमाने पे। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या क्या है उसको भी जानते हैं। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन है लाइक प्लेंटिव ऑन डिफ़ॉल्ट की बात करें कि पहला प्लेंटिव की अपनी गलती है तो, या फिर एक्ट ऑफ गॉड की बात करें तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया, तो ये भी मतलब एक एक्सेप्शन में आ जाता है। थर्ड पार्टी की अगर गलती है तो वो भी एक्सेप्शन में आ जाता है कि मतलब ये थर्ड पार्टी की वजह से कोई चीज़ हैजार्ड थिंग एस्केप हुआ है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, या फिर नॉन नेचुरल ऑफ यूज ऑफ लैंड जो हो रहा है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, या फिर कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, यानी कि कंसेंट है प्लेंटिव का, जिसने सू किया है आपको उसी की गलती है, उसी के कंसेंट से ये चीज़ हुआ है, ओके। एंड थर्ड वन इज स्टेटूटरी अथॉरिटी, यानी कि लास्ट वन इज स्टेटूटरी अथॉरिटी, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसा हुआ है लाइक कि वहाँ का जो लेजिस्लेचर है उस एक्ट को ऑथराइज कर रखा है, ओके। मान लिया जाए कि जो एक्ट आपने किया है और उस एक्ट से सामने वाला का नुकसान हो गया है, लेकिन वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, जो बॉडी है, ऑर्गेनाइज बॉडी है, जो गवर्नमेंट जिसको मतलब परमिशन दे रखा है, तो वो चीज़ क्या है कि वहाँ की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो इसको ग्रांट कर रखा है, तो ऐसे केसेस में भी आपको एक्सेप्शन मिल जाता है, ओके। लेकिन ये बात होगी रेनल्ड वर्सेस फ्लीचर रूल की। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में यू डोंट हैव एनी एक्सेप्शन, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। लाइक इफ़ एनी थिंग, लाइक जो एसेंस हमने पढ़ा ना कि कोई चीज़ डेंजरस थिंग में अगर आप डील कर रहे हो, इफ़ एनी थिंग escape फ्रॉम योर बाउंड्री एंड डैमेज टू एनी अदर पर्सन और एनी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ओके, तो उस केस में भी यू विल हैव टू पे द कंपनसेशन इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, बिकॉज एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज stricter than a strict liability. Remember, absolute liability there is no any exception, okay. So under the absolute liability, like यहाँ पे quantum of damages की बात होती है, like मैग्नीट्यूड एंड कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज को देखा जाता है। मान लीजिए कोई एंटरप्राइज है, इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी एप्लीकेबल होता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में यू डोंट हैव एनी एक्सेप्शन एंड यू विल हैव टू पे द कंपनसेशन अमाउंट एंड कोर्ट विल डिसाइड what will be the compensation amount, like compensation amount, magnitude and capacity of industry. जितना बड़ा इंडस्ट्री होगा that much compensation industry will pay according to discretion of the court, okay. So अब रीड करते हैं इसमें क्या है, which rule to be followed, absolute liability और Reynolds versus Fletcher rule, okay. So regarding the measures of liability of an industry engaged in hazardous or inherently dangerous activities in case of accident, the court examined whether the rule is Reynolds versus Fletcher would be applicable in such case or not, okay. So this rule laid down that if a person who brings on his land and he collects and keeps there anything likely to harm and such things escape and does damage to any another, he is liable to compensate for the damage caused. The liability thus is strict and is no defense that the things escape without that person's willful act, default, neglect, means कुछ भी वजह से, whether it is because of negligence, whether it is like a wrongful act, okay, whether it is like you are not much aware about that act, ये कुछ नहीं है, अगर आपने गलती किया है तो गलती होगा, ओके. द एक्सेप्शन टू दिस रूल आर दैट इट डज नॉट अप्लाई टू थिंग्स नेचुरली ऑन लैंड और वेयर द escape इज ड्यू टू द एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर और डिफॉल्ट ऑफ द पर्सन. लाइक यहाँ पर रेनल्ड वर्सेस फ्लीचर रूल में तो एक्सेप्शन है, एज आई सेड बिफोर, ओके. द कोर्ट हेल्ड दैट द रूल इन रेनल्ड वर्सेस फ्लीचर विथ ऑल इट्स एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द इंडस्ट्री इंगेज इन हजार्डस एक्टिविटीज. और यहाँ पे ये बोला गया, देखो एमसी मेहता केस रेनल्ड वर्सेस फ्लीचर को एप्लीकेबल करवाया गया यहाँ पे, लेकिन वो एप्लीकेबल हुआ नहीं. रेनल्ड वर्सेस फ्लीचर में क्या है कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, लाइक इफ़ एनी, लाइक आपने डेंजरस एक्ट किया है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया है, ओके,
या फिर कोई चीज़ एस्केप किया है और सामने वाले को नुकसान किया है किसी थर्ड को। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्शन है। रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल कंटेन्स एक्सेप्शन। रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, लाइक प्लेंटिव की गलती से हो सकता है, एक्ट ऑफ गॉड से हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, कंसेंट ऑफ प्लेंटिव की वजह से हो सकता है, स्ट्यूटरी अथॉरिटी की वजह से हो सकता है। ये सारे इसके एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल में एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एमसी मेहता केस में इसको देखा गया, लेकिन इसमें कहा गया कि एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द इंडस्ट्री इंगेज इन हैजार्डस एक्टिविटीज़। यहाँ पे ये कहा कि जो भी हैजार्डस एक्टिविटीज़ में डील कर रहा है, इफ़ एनी इंडस्ट्री इज डीलिंग इन हैजार्डस एक्टिविटीज़ देन देयर विल बी नो एनी एक्सेप्शन प्रोवाइडेड, लाइक एनी डेंजरस थिंग, एस्केप, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड दे आर डूइंग इन अ थिकली पॉपुलेटेड एरिया, लाइक मास किलिंग हो रहा है वहाँ पे, अगर मास डेथ हो रहा है ड्यू टू लाइक ओलियम गैस लीक की वजह से, तो ऐसा हजार्डस थिंग में कोई डील कर रहा है तो दे विल हैव टू पे द कंपनसेशन। जो कंपनी है एंटरप्राइज, उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। द कोर्ट ऑब्जर्व दिस रूल इवॉल्व इन 19th सेंचुरी एट द टाइम व्हेन ऑल दिस डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड नॉट टेकन प्लेस। ओके, कि ये रूल जो है रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर, दैट इज ओल्ड रूल। ऑन दैट टाइम देयर वर नो एनी लाइक लार्ज डेवलपमेंट of a science and technology had took place. Okay, so we have to evolve new principle and lay down new norms which would adequately deal with the new problems which arise in highly industrialized economy. Okay, and ये applicable नहीं होगा, ये बहुत पुराना हो चुका है। So the court introduced the new concept which is so called no fault liability. Okay, लाइक यहाँ पे एब्सोलूट लाइबिलिटी को नो फॉल्ट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को भी नो फॉल्ट लाइबिलिटी के कैटेगरी में ही आता है। पर नो फॉल्ट लाइबिलिटी यानी कि एब्सोलूट लाइबिलिटी, यानी कि जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से भी खतरनाक होगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में देयर इज एक्सेप्शन, जो रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल है वहाँ पे तो एक्सेप्शन है, लाइक एक्ट ऑफ गॉड और एक्सेट्रा जो भी है वहाँ पे। ओके, तो उसमें एक्सेप्शन है, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है एब्सोलूट लाइबिलिटी में। ओके, देन एज यू नो लाइक फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी के बारे में टॉट में तो जानते ही हैं कि रॉन्ग एक्ट अगर कोई किया है, अगर रॉन्ग डूअर जो है, रॉन्ग डूअर विल पे द कंपनसेशन टू द एग्री पार्टी एज द कंपनसेशन डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ओके, एग्री पार्टी वो पार्टी होता है जिसके साथ गलत हुआ है, इंजर्ड पार्टी होगा। ओके, तो उसको कंपनसेशन देना होगा, दैट इज फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, इट इज ओके। बट यहाँ पे नो फॉल्ट लाइबिलिटी विच इज लाइक सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोलूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रेलेवेंट वर्सेस फ्लीचर रूल, एब्सोलूट लाइबिलिटी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला रूल, जो कि इसके बाद समझ में आ रहा है ना। ओके, सो द कोर्ट इंट्रोड्यूस न्यू नो फॉल्ट मीन्स लाइबिलिटी स्टैंडर्ड, एब्सोलूट लाइबिलिटी और stricter than a strict liability. Okay, so an enterprise engaged in hazardous activities which poses a potential danger to the health and safety of the persons working in the factory and residing in the surroundings areas owes an absolute and non-delegable duty to the community to ensure that no harm result to anyone. Okay, so such enterprise must conduct its activities with the highest standards of safety, and if any harm result, the enterprise must be absolutely liable to compensate for such harm. Okay, so it should be no answer to the enterprise to say that it has taken all responsible reasonable care and that the harm occurred without any negligence on its part. Okay, मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं है कि it should be a no answer, कुछ आंसर नहीं है। if there is negligence don't mind, like यहाँ पे आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, सिंस द पर्सन हार्म वुड नॉट बी पोजिशन टू आइसोलेट। सो द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम द हैजार्डस प्रिपरेशन ऑफ सबस्टेंस दैट कॉज द हार्म, द एंटरप्राइज मस्ट बी हेल्ड एब्सोल्युटली लाइबल फॉर कॉजिंग सच हार्म एज अ पार्ट ऑफ सोशल कॉस्ट और कैरिंग ऑन हैजार्डस एक्टिविटीज। यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज लाइक this is happened due to negligence, this is negligent act, this is by the third party. No, like you are dealing in these things in a thickly populated area or not, if not in a thickly populated area, like in a some sort of like outer area, outer from the downtown. Okay, then also you are held responsible. Okay, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, this principle is also sustainable on the ground, that enterprise alone has the resource to discover and guard against the hazardous or danger and improve warning against potential hazards. Okay, तो ये तो absolute liability, strict liability, I think you had studied in the law of tort. अगर आपने नहीं पढ़ा तो strict liability, absolute liability के बारे में लेक्चर मैंने दे रखा है,
यू बेटर गो टू द डिस्क्रिप्शन, लिंक इज प्रोवाइडेड देयर। ओके, आप उसको देखिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी को, उसके बाद यहाँ पे आइए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी होता क्या है। रेलेवेंट वर्सेस फ्लेचर रूल और एमसी मेहता रूल को समझता है। देखिए, रेलेवेंट वर्सेस फ्लेचर रूल पुराना रूल है, एमसी मेहता नया आया। रेलेवेंट वर्सेस फ्लेचर में क्या होता था कि वहाँ पे इंटरप्राइजेज क्या करते थे, इंडस्ट्री बड़े बड़े इंडस्ट्री होते थे, वहाँ पे एक्सेप्शन ले लेते थे, एक्सेप्शन से वो बच जाया करते थे। ओके, लेकिन एमसी मेहता रूल में ऐसा नहीं हुआ जब से ओलियम गैस लीक केस जो आप जानते ही हो। और एज अ अभी इन्वायरमेंट लॉ पढ़े तो इन्वायरमेंट लॉ में क्या है कि ये इसलिए ये केस पढ़ रहे क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर जो रह चुके, क्या नाम है इनका, एमसी मेहता, उन्होंने मतलब खास करके इन्वायरमेंट को लेकर बहुत पजेसिव थे। इन्होंने इसके अगेंस्ट मतलब इन्होंने काफ़ी पीआईएल वगैरह डाले हैं। तो ये आपको मतलब इसको जानना बहुत ज़रूरी है खास करके। और ये इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर भी था क्योंकि अगर गैस लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेथ भी हो रही है और इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं, देखो डेथ कैसे होगा, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी बिल्कुल मेंटेन नहीं होगा तभी होगा ना। तो यहाँ पे हर आर्टिकल का कहीं ना कहीं मायने है। तो एमसी मेहता केस बहुत बड़ा केस है। तो यहाँ पे एमसी मेहता केस को तीन कैटेगरी में, तीनों कैटेगरी हमने पढ़ लिया। ओके, अब आते हैं आगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जो पढ़ा है उसको भी जानना है आगे, ठीक है। सो थर्ड पार्ट इज हियर, like article 19 clause 1 sub clause G. Okay, article 19 clause 1 sub clause G. Okay, so article 19 clause 1 sub clause G बात करता है guarantees all the citizens the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade और business। जाहिर सी बात है ये बात करता है, ठीक है। so article 19 clause 1 sub clause G की बात हो रही है यहाँ पे, जो clause की बात की जा रही है वही clause बेयर एक्ट में देखिए आप, ठीक है। so however this right of the citizen is also not absolute। देखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उनके क्लॉजेज में, वो सारी चीज़ें एब्सोलूट नहीं है, हर का रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जो कि क्लॉज 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 3, 19 क्लॉज 4, 19 क्लॉज 5, 19 क्लॉज 6 में बताया गया। आप बेयर एक्ट खोल के देख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है उसका सब क्लॉज जी है, इसका जो रिस्ट्रिक्शन जो दिया गया है 19 क्लॉज 6 में दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, लाइक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ओके, कैन बी इम्पोज्ड दस द एनवायरमेंट इंटरेस्ट फॉर हैजार्डस और एनी। देखिए 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ज़रूर आपको ये राइट देता है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेशन किसी हैजार्डस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं और वहाँ पे जो मास पीपल को नुकसान हो रहा है वहाँ पे सोसाइटी में, तो ऐसे नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ये भी है कि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो प्रॉपर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए इवन। ओके, तो वो सारा 19 क्लॉज 6 में मेंशन किया गया है, आप देख लीजिए। कोई भी ट्रेड कर रहे, कोई ऑक्यूपेशन कर रहे तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये तो बात की बात है। लेकिन खास करके कोई ऐसा इंडस्ट्री आप सेटअप कर रहे हैं, हैजार्डस इंडस्ट्री इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया, डेंस पॉपुलेटेड एरिया में, तो वहाँ पे मास किलिंग हो जाएगा अगर उस हैजार्डस सब्सटेंस अगर वहाँ से एस्केप करता है और चोट पहुँचाता है सामने वाले को, तो समझे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सारे दिए गए हैं, क्लॉज 19 क्लॉज 2 से लेकर 19 क्लॉज 6 तक, वो आप देख लेना बेयर एक्ट में, वो मिल जाएगा आपको। अभी केस लॉ पे आते हैं। इन अभिलाष टेक्सटाइल वर्सेस राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1988 का केस है। बेसिकली ये केस जो यहाँ पे केस जो पढ़ रहे हैं ना, वो पेटिशनर यहाँ पे कौन होगा, जो व्यवसाय कर रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, जिसके बिज़नेस के मतलब उसके इंटरप्राइज के अगेंस्ट केस हुआ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट मुकदमा हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि उसने इंडस्ट्री पे हैजार्डस चीज़ों का इस्तेमाल किया जिससे नुकसान हुआ है किसी का, ठीक है, और उसके प्रोफेशन को रोक दिया गया है। तो वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का मतलब फ़ायदा उठा रहा है, वो कह रहा है कि ये तो हमें मिलना चाहिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में ये कहा गया है कि यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड विच इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, but there is some reasonable restriction. So come to the case law. In this case the petitioner were discharging dirty water from the factory on the public road, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। डर्टी वाटर फैक्ट्री से निकाल रहा है पब्लिक रोड पे एंड इन पब्लिक ड्रेनेज विदाउट प्यूरीफाइंग द सेम। अब कोई उसकी प्यूरिफिकेशन हो नहीं रही है, वो जो इफ्यूलेंट वाटर जो डर्टी वाटर जा रहा है, वो वेस्ट जो जा रहा है जो इंडस्ट्री से निकल कर, जाहिर सी बात है उसमें केमिकल्स होंगे और जो कि बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे जो मैराइन लाइफ है या फिर रिवर को, लेक्स को, पॉन्ड, हर चीज़ को गंदा करेगा। और आर्टिकल जो 51A जो है उसकी वायलेशन भी हो रही है। आर्टिकल 51A का जो क्लॉज है
जो बताया गया था ना आर्टिकल 51 में, तो उसकी भी तो वायलेशन यहाँ पे हो रही है। लाइक आपको पता है, बताया था मैंने, आर्टिकल 51A जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी में जो बताया गया है उसकी भी वायलेशन हो रही है यहाँ पे, तो उसको भी आपको देखना है। ओके, सो देयर बाई कॉजिंग डैमेज टू द पब्लिक हेल्थ, सो द कोर्ट हेल्ड दैट one cannot carry on the business in the manner by which the business activity becomes a health hazardous to the entire society. Okay, means you cannot do a trade or business in like that way which will affect the health of the entire society, entire humanity, like entire human being who lives in that particular society, in that थिकली पॉपुलेटेड एरिया में अगर कर रहे हो तो वो तो बिल्कुल वर्जित है। सो बाय डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट वाटर लाइक वाटर वेस्ट which comes from industry on a public road and or in the public drainage system, the entire environment of the locality gets polluted. Okay, so no citizen can assert his right to carry on business without any regard to the fundamental duty under article 51A. so 51A तो fundamental duty की बात करता है, लेकिन 51A के अंदर जो क्लॉज जी है ना, वो बात करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। लाइक यू कैन नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है रिवर्स, वाटर, लेक्स वगैरह को, तो उसको मतलब इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को मेंटेन करके चलना है। लाइक टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, द कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड दैट इफ द petitioners wish to carry on the business, then they must provide for purification plant before discharging the effluent on the public roads or in a public drainage system. Because if you're like जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री है, देयर इज़ अ इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री से तो वाटर बेस्ट आएंगे ही, देन दिस इज़ द सिंपल स्टेप शुड बी followed by the industries, like they should establish or they should set up the purification plant there. Okay, so that वाटर जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर आ रहा है, दैट वेस्ट वाटर विल प्यूरीफाई एंड आफ्टर दैट लाइक उसको छोड़ दिया जाएगा, लाइक रिवर्स में और पॉन्ड्स में जहाँ भी छोड़ना है उसको छोड़ दिया जाएगा। ओके, सो दे कैन नॉट बी अलाउड टू रीप द प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। ओके, पब्लिक हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना है। ओके, तो इसमें ये कहा गया है। एंड लाइक कम टू द MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1988, सुप्रीम कोर्ट 1037। सो MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी बताया गया है, इस केस में भी 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G के अंदर ये आता है। इसमें भी एक चीज़ बताया गया, लाइक वेदर टैनरीज वर डिस्चार्जिंग इफ्लुएंट फ्रॉम देयर फैक्ट्रीज इन द होली रिवर गंगा रिजल्टिंग इन द वाटर पॉल्यूशन एंड नॉट setting up a primary treatment plant in spite of being asked to do for a several years. Like देखिए, MC मेहता बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, और ये उन्होंने मतलब वो एक एडवोकेट भी थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये केस अराइज हुआ, लाइक MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है 1988 का। इनका बहुत सारा केस है इनके नाम पे, ठीक है। सो वेयर द टैनरीज वेयर डिस्चार्जिंग इफ्लुएंट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज। अब क्या है कि जो गंगा रिवर है वहाँ पे क्या है कि जो इफ्लुएंट्स वाटर जो फैक्ट्री से आ रहा था, जो वाटर वेस्ट आ रहा था इंडस्ट्री से, वो बेसिकली रिजल्ट कर रहा था कि वाटर पॉल्यूशन का। जाहिर सी बात है फिर भी यहाँ पे 51A क्लॉज जी का, सब क्लॉज जी का वायलेशन है। 51A आर्टिकल 51A क्लॉज जी का वायलेशन है यहाँ पे भी। लाइक चलिए केस रीड करते हैं। वेयर द टैनरीज वेयर डिस्चार्जिंग इफ्लुएंट्स फ्रॉम देयर फैक्ट्रीज in the holy river Ganga, resulting in water pollution and not setting up a primary treatment plant in spite of being asked to do so for several years, not even caring to express their willingness to take appropriate setup to establish primary treatment plant. So it was held that so far as they are concerned, any order directing them to stop working their tanneries should be passed as a effluent discharge from the tanneries in a 10 times noxious when compared with the domestic sewage water, so which follows into the river. Accordingly, the court passed the following order. So we are therefore issuing the directions for the closure of those tanneries which have failed to take minimum step required for the primary treatment. Okay, अब यहाँ पे क्या है कि उस टैनरीज को मतलब बंद करने के कगार पे आ गया कि मतलब इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो भी मतलब फॉलो नहीं कर रहे। ओके, सो वी आर देयरफॉर इशूइंग द डायरेक्शन फॉर द क्लोजर ऑफ दोज टैनरीज। उन टैनरीज को बंद कराने के ऑर्डर आया जो टैनरीज मिनिमम जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट, बिकॉज वाटर वेस्ट निकल रहा है,
and there is the minimum step which should be followed by each and every industry, like any water waste coming from the industry, that should be like that should be purified. Okay, after purification, that waste should be open to the river or lakes or any particular area. Okay, that which should not affect any health or any human life or ecology. Okay, environment ecology. Okay, so we are conscious that closure of tanneries may bring unemployment, loss of revenue, but life, health and ecology have a greater importance than the people. What it is said by the court, like closure of tanneries may bring unemployment, बेरोजगारी ला सकता है, लाएगा भी, लेकिन लॉस ऑफ रेवेन्यू भी होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम है, दैट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट दैन पब्लिक हेल्थ, इकोलॉजी, ग्रेटर इम्पॉर्टेंस दैन दैट रेवेन्यू और अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, कि पब्लिक हेल्थ ज़्यादा मायने रखता है, इकोलॉजी ज़्यादा मायने रखता है, इन्वायरमेंट ज़्यादा मायने रखता है, ये समझाया गया है यहाँ पे. Okay, so the court also rejected the plea of financial incapability to set up the treatment plant. In this regard, the court observed the financial capacity of the tanneries should be considered as irrelevant while requiring them to establish primary treatment plants, just like an industry which cannot pay minimum wages to its worker cannot be allowed to exist. A tannery so which can set up a primary treatment plant cannot be permitted to continue to the existence. So for the adverse effect on the public at large, which is likely to ensure by the discharging of the trade effluents from the tanneries to the river Ganga would be immense, and it would outweigh and any inconvenience that may be caused to the management and the labor employment by it on the account of its closure. So now the next topic is environment protection through public interest litigation. PIL, विच इज़ सो कॉल्ड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं. देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी याचिका जो पब्लिक जनहित के लिए होता है, यानी सोसाइटी के लिए किसी चीज़ के को लेकर, किसी इंटरेस्ट को लेकर ये बेसिकली अराइज होता है. ओके, लाइक यहाँ पे याचिका किस चीज़ को लेकर हो सकता है, कौन कौन से इशू को लेकर हो सकता है, लाइक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, जैसे हम अभी पढ़ रहे, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को लेकर हो सकता है. इट कैन बी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इशू कैन बी टेररिज्म, issue can be road safety, issue can be maintenance of heritage or like a heritage or culture. Okay, like food adulteration को लेकर हो सकता है. atrocities of on women, बेसिकली वुमेन पे जो अत्याचार होता है बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो उसको लेकर PIL हो सकता है. लाइक डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस. ओके, जो डिस्टर्ब हो रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस, उसको लेकर हो सकता है. ओके, या फिर लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ हैजार्डस थिंग्स. ओके, तो उसको लेकर भी हो सकता है कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है हैजार्डस चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर भी मतलब PIL हो सकता है. ओके, सो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि PIL का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. The concept of the PIL has been derived from the USA, United States of America. अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये. ओके, लेकिन we are using the upgraded version of PIL which is so called upgraded version, अमेरिकन PIL upgraded version जो इंडिया में है. ओके, सो फर्स्ट PIL जो इंडिया में सबसे पहला PIL जो हुआ था वो 1976 में हुआ था. याद रखना डेट 1976 इन अ केस मुंबई कामगर सभा वर्सेज अब्दुल भाई, फैजू भाई एंड जो भी है अदर्स. 1976 याद रखना, जिसमें जजमेंट जो कि जस्टिस इसमें थे कृष्णा अय्यर थे. ओके, सून लेटर जो PN भागवती का आगे आता है, लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि फर्स्ट PIL 1976 में हुआ था. लेकिन 1980 के पहले क्या था ना, कि जो PIL जो होता था, एग्री पार्टी केवल PIL कर सकता है, यानी जिस पार्टी इंजर्ड पार्टी है केवल PIL वही कर सकता है. लेकिन 1980 के बाद ये बदल गया. 1981 में जब SP गुप्ता का केस आया, तो 1982 में उसका जजमेंट जो भी बताया गया है, सो वो तो जानेंगे ही. सबसे पहले ये जानते हैं यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो जान गए. Now the public interest litigation has evolved the traditional adversary litigation. The mechanism of PIL has enabled the judiciary to shield its traditional passive attitude. So contrary to the past practices, today a person acting bona fide, okay, in a good faith and having sufficient interest can move the courts for addressing public injury, enforcing public duty, protecting social and collective rights and interest, and vindicating public interest.
ओके। सो एसपी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस जो था, उसके बाद सीन ही बदल गया। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को लिटिगेशन पहले क्या होता था 1980 से पहले कि एग्री पार्टी केवल कर सकता था। ओके, इन द like 80s and 90s there has been a wave of environmental litigation. Most of such cases were in the form of class action and PIL, obviously because environment issue relate more to diffuse interest than ascertainable injuries of individual. एक और केस है आप याद रखना, हुसनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक्चुअली ये जो हुसनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था, इसमें ये फोकस था इन ह्यूमन कंडीशन जो प्रिजनर्स का हो रहा था। इट बेसिकली फोकस्ड ऑन द इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ प्रिजनर्स एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स मे हैव रिगार्डेड इन दिस केस। लाइक यहाँ पे जो PIL फाइल किया गया था, इट वाज फाइल्ड बाय द यहाँ पे जो फाइल किया गया था कपिला हिनगोरानी and was signed by the prisoners of Bihar jail, and the case was filed in the Supreme Court of India before the bench headed by Justice PN भागवती, याद रखना। तो ये हुसनैरा खातून वाला था, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा था कैदियों के साथ, जो भी कैदी थे वहाँ पे लगभग। सो इन दिस केस लाइक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया था कि प्रिजनर्स शुड रिसीव लीगल एंड फास्ट हियरिंग्स। एज अ रिजल्ट 40,000 prisoners were released from the jail. ओके, सो ये केस ऐसा था कि मतलब इस केस में लाइक स्पीडी ट्रायल, जो स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है किसी का भी। ऐसा नहीं है किसी का मतलब किसी को ऐसे ही ट्रायल मतलब ऐसे ही रख लिए जेल में लंबे समय तक। सो it is quoted by the Supreme Court like the speedy justice is a fundamental right enshrined under Article 21 of the Constitution and like मतलब यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई। ओके, बिफोर 1980 जैसे मैंने बताया आपको, लाइक एसपी गुप्ता केस का बताया, इन दिस केस इट वाज हेल्ड लाइक पब्लिक इंटर लिटिगेशन कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनजीओज, किसी के द्वारा फाइल किया जा सकता है, लेकिन 1980 के पहले ये नहीं होता था। ओके, सो द कॉन्सेप्ट और लाइक यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एक्शन इज एम्बोडाइड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 9008 वेयर इफ numerous person have common interest or more of such persons can file suit. A recent example of a class action in Bhopal disaster litigation. Okay, so it has been mentioned earlier that the community interest can also be aggregated under the law of the public nuisance incorporated in the code of criminal procedure. So an individual, a group of individual or executive magistrate suo motu can move the court. So the provisions has proved to be a पोटेंट वेपन फॉर रेगुलेटरी मेजर्स। अभी जैसे कि आपको ये भी जानना है कि जैसे PIL जो है ना, ये PIL बहुत तरीके से हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कंप्लेन किया है कोर्ट में, या फिर लाइक कोर्ट का पावर ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कि किसी का भी लेटर एड्रेस किया, मान लिया कॉमन इंटेंशन के साथ कोई लेटर एड्रेस किया, तो उसको एज अ रीट पिटीशन वो ले लेता है। जैसे पता है उसको एज अ रीट पिटीशन वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अंडर आर्टिकल 32 वो रिमेडी प्रोवाइड करेगा। ये तो बात हो गई इसका। लेकिन कई बार सू मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ले लेती है, एन इंडिविजुअल ग्रुप और इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सू मोटो कैन बी मूव टू द कोर्ट। ओके, एंड द प्रोविजंस प्रूव्ड टू बी पोटेंट वेपन फॉर रेगुलेटरी मेजर्स लाइक मदावी वर्सेज तिलकन 1989 का केस है, एज वेल एफर्मेशन एक्शन फॉर द गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, so in most of the PIL the subject matter of litigation has been grievance against the violation of basic human rights of the poor and helpless or about the conduct of government policy. So this kind of litigation is not adversarial in a strict sense as in adversarial procedures. So each party produce his own evidence tested by the cross examination by other side. So most of the environmental litigation in India fall within दिस क्लास ओनली। देखो अभी क्या है कि बड़े पैमाने पे जैसे मैंने बोला कि PIL में जो याचिका होता है, यानी कि जो लिटिगेशन फाइल किया जाता है जनहित के लिए, मीन्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। सो देयर इज़ लाइक सम ऑफ द कैटेगरी लाइक वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को लेकर है, ओके, या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर है। तो अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को लेकर है तो जाहिर सी बात है कि देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है कि जो पुअर लोग हैं, हेल्पलेस लोग हैं, जो रोड साइड में रह रहे हैं या फिर जो नदियों के किनारे रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि अगर इंडस्ट्री का वाटर वेस्ट जा रहा है नदियों के किनारे, तो वहाँ से लोग पानी भी पीते हैं, जो पुअर लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, तो वो जो पानी पीते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, उससे भी तो बीमारियाँ फैलती है। तो कहीं ना कहीं इस पे ये सीधे डायरेक्टली ये जा रहा था कि मतलब जो PIL जो था खास करके ये पॉवर्टी लाइन
वाले जो लोग थे या जो पुअर लोग जो हैं उनके लिए बेसिकली उनको लेकर था। खास करके इसमें जो एमसी मेहता का जो नाम आया था, एमसी मेहता, उनका काफ़ी ज़्यादा नाम आया था। लाइक इवन 95% ऑफ एक्शन टेकन प्लेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ to protect the environment through PIL. 95% of action. Okay, so this is the importance of public interest litigation, that this talks only about the interest of the public. Okay, or MC Mehta has filed a number of PIL in the Supreme Court relating to, like you can say, like different aspects of environment protection. There are different aspects of environment protection where the MC Mehta has taken MC Mehta has filed the PIL. Okay, so some of the landmark judgments arising of the PIL, like you can say, there are many cases of the MC Mehta as we read before. Okay, so first, like oleum gas leak केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा केस अगर ले ले तो दिल्ली वेक्यूलर पॉल्यूशन केस है, चाइल्ड लेबर केस है, गामा रेज केस है। गामा रेज केस मेंशन कर लो आप लिखना चाहते हो तो, ये सारे केस रीड कर लेना। गंगा पॉल्यूशन केस है, आगे और केस पे आएंगे। सो नाउ कम टू ऑफ द लेट द कोर्ट ऑफ द इंडिया हैज tried to overcome the litigation associated with the writ procedure. Okay, the Supreme Court have recently permitted some of the modification in the traditional rule of the locus standi, okay, in which only aggrieved person was entitled to seek remedy. जैसे मैंने बताया था कि केवल एग्री पर्सन, 1980 के पहले क्या होता था, 1980 के पहले क्या होता था कि जो एग्री पर्सन होते थे वो केवल PIL कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। द मॉडिफिकेशन हैज परमिटेड द पुअर एंड ऑपरेस्ड टू रिप्रेजेंटेड बाय वॉलंटियर्स। लाइक अगर पुअर को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो NGO भी तो है उसके लिए, NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी कॉमन इंटरेस्ट को लेकर, देखिए बहुत तरह प्रोसीजर होता है। आप सीधे कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट को लेटर दे सकते हैं, लिखित में बता सकते हैं कोर्ट को। अगर लिखित में बताते तो कोर्ट रिट एज अ रिट उसको मतलब लेगा, आर्टिकल 32, आर्टिकल 2 to 6, तो कोर्ट उसको मतलब, जैसे मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था, एक टर्म बताया था आपको कि एपिस्टोलरी जुडिक्शन क्या होता है। एपिस्टोलरी जुडिक्शन क्या होता है? द कोर्ट, इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट बाय विच द सुप्रीम कोर्ट कैन कन्वर्ट एनी लेटर विच हैज बीन एड्रेस्ड टू इट बाय एनी पर्सन इनटू अ रीट एंड हियर दैट मैटर। ओके, कि एपिस्टोलरी जुडिक्शन क्या होता है? एपिस्टोलरी जुडिक्शन में ये होता है कि मान लीजिए कोई लेटर आपने कोर्ट को दिया, तो कोर्ट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि उसको एज अ मतलब वो अपने साइड से ले और उसको एड्रेस करे, उसको कन्वर्ट करे उस लेटर को, किस चीज़ में कन्वर्ट लेटर करे, वो उस लेटर को कन्वर्ट करे वो रीट में। ओके, और एक्शन ले वो, मतलब सू मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है अपने साइड से, मतलब कोर्ट। ओके, तो अभी ये है कि द मॉडिफिकेशन हैज बीन परमिटेड द पुअर एंड ऑपरेस्ड टू रिप्रेजेंट बाय द वॉलंटियर्स डिस्क्राइब्ड द रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग। सो द रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग हेल्प इन द रिलीज ऑन द वांटेड लेबर्स इन द बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस। आप इस केस को भी एक बार देख लेना, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कि द चाइल्ड लेबर केस को लेकर भी PIL हुआ, तो MC मेहता जो हैं ये लाइक महेश C मेहता, MC मेहता, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब PIL डाले, बहुत ज़्यादा PIL डाले हैं। इवन जो 95% एक्शन जो टेक प्लेस हुआ है कोर्ट में इन्वायरमेंट को लेकर, वो PIL के थ्रू ही हुआ है। और MC मेहता ने पूरे ज़िंदगी इसके लिए लगा दिया, मतलब खास करके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। ओके, सो बाय द सेकेंड मॉडिफिकेशन अ कंसर्न्ड सिटीजन इज अलाउड टू सू नॉट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर्स बट इन हिज ऑन राइट as a member of society to whom a public duty is owed, which is described as a citizen standing. So देहरादून क्वेरिंग केस, गंगा टैनरीज केस, वो जो है देहरादून केस एंड गंगा टैनरीज, सो केस आर सम ऑफ द लीडिंग केस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट विच फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ सिटीजन स्टैंडिंग। बिकॉज देखो देहरादून केस या गंगा टैनरीज केस की बात करें तो बहुत सारे बड़े पैमाने पे जो इंडस्ट्री जो वेस्ट था, मीन्स एफेलुएंट्स था, वो सारा मतलब वेस्ट जा रहा था विदाउट प्यूरिफिकेशन। जो इवन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है प्यूरिफिकेशन का, वो भी नहीं अपनाया जा रहा था। ओके, जो मिनिमम स्टेप है दैट ऑल्सो इज़ नॉट लाइक अडॉप्टेड बाई दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ओके, तो वो ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधे जा रहा था वो गंगा में, तो पॉल्यूट कर रहा था। और यही सी बात है, आर्टिकल 51A क्लॉज G का भी वायलेशन हो रहा है कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड, हर चीज़ का वो है। आर्टिकल 21 की वायलेशन हो रही है, राइट टू लाइफ, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। ओके, तो ये भी है। अभी आगे आते हैं लाइक इन द बॉन्डेड लेबर केस में क्या था।
The Supreme Court, explaining the nature and purpose of PIL, stated that PIL is a challenge and an opportunity to the government to ensure basic human right to deprived sections. ओके कि PIL चैलेंज है एंड अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार है उसको इंश्योर करना चाहिए बेसिक ह्यूमन राइट्स टू डिप्राइव्ड सेक्शंस. सॉरी. सो द कोर्ट फर्दर स्टेटेड that it did not want to kill or curb the power to the executive authority, but to protect the poor against the violation of their basic human rights, and this way is merely resting in the relation of constitutional objectives. Okay, so the evolution of PIL in environment cases has been remarkable judicial contribution. So it has contributed to the speeding of environmental awareness in the country as well as shaking of administrative lethargy. Okay, so the Supreme Court in the Tarun Bharat Sangh versus Union of India 1992, okay, Tarun Bharat Sangh versus Union of India observed that PIL should not be treated as the usual adversarial litigation. की PIL को एक उस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाएगा, एडवर्सियल लिटिगेशन जो मुकदमा उस तरीके से नहीं उसको लिया जाएगा. पेटिशनर्स कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड द वाइल्ड लाइफ शुड बी शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट. कि जो पेटिशनर है, जो याचककर्ता जो है, उसका जो कंसर्न है इन्वायरमेंट को लेकर, इकोलॉजी को लेकर, वाइल्ड लाइफ को लेकर, वो शेयर किया जाएगा गवर्नमेंट के साथ. ओके, एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन द कोर्ट, द सिटीजन एंड द पब्लिक ऑफिशियल. फिर से रखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है बिटवीन कोर्ट, citizens and public official, where the procedural safeguards have a minimal utility and may be relaxed to enable relief and socio-economic justice. In Sri Ram gas leak case, the court stated that hyper-technical approach that defeated the ends of justice was inappropriate in the case of PIL. So that's all about the public interest litigation for the environment protection. So thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.